नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। अभी तक हम लोगों ने कई धाराओं पर चर्चा की। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 6 के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब इस क्रम में हम धारा 7 पर चर्चा करेंगे। धारा 7 की आरटीआई लगाने वालों के लिए और जन सूचना अधिकारियों के लिए क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता है, क्या उपादेयता है, इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है देवेश मणि त्रिपाठी जी बैठे हैं। मैंने पहले ही बताया कि आरटीआई के बारे में इनके पास जबरदस्त जो है अध्ययन है और इनकी धाराओं उपधाराओं के बारे में इनकी जानकारी एक विशेषज्ञ के तौर पर आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देवेश जी, धारा 7 के बारे में हम लोग चर्चा करें तो पहले तो ये कि धारा 7 है क्या, और फिर इसकी जो है इसको विस्तार से इसके बारे में बताएं। हाँ। नमस्कार। जैसा कि अधिनियम में सूचना देने का प्रावधान किया गया है, तो अगर धारा 7 की बात करें सर, तो धारा 7 सूचना देने के संबंध में कहा गया है। 6(1) के तहत जब किसी लोक सेवक के पास और जन सूचना अधिकारी के समक्ष कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उसके क्रम में 7(1) धारा 7, अगर धारा 7 की बात करें सर, इसमें 9 उपधाराएं हैं। 9 उपधाराओं में 7(3) का जो है 3 में 2 उपधाराएं और भी हैं, तो हम इस पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। सबसे पहले धारा 7(1) की बात करें तो 7(1) कहता है सर, अगर 6(1) धारा 6(1) के अंतर्गत किसी भी जन सूचना अधिकारी के समक्ष अथवा सहायक जन सूचना अधिकारी, जैसा कि हम लोगों ने धारा 5 में वार्ता करी थी कि सहायक जन सूचना अधिकारी कोई लोक प्राधिकारी है जो सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, उसके समक्ष अगर प्रस्तुत होता है तो 7(1) ये कहता है कि आप उसे यथाशीघ्र अधिकतम 30 दिनों में सूचना उपलब्ध कराएंगे। और अगर अतिरिक्त शुल्क, इसमें 2 प्रकार के शुल्क हैं। एक तो आवेदन के संबंध में शुल्क है, जो हमारे देश में 10 रुपए प्रावधान किए गए हैं पोस्टल ऑर्डर के माध्यम पोस्टल से। ऑर्डर या किसी माध्यम से जो हम जमा करें 10 रुपए, उसमें सर एक क्लियरिटी सर आपने बहुत अच्छी चीज उठाई कि वह पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से हो सकता है। और कई जगहों पे देखा गया है कि लोग 10 का नोट भेजते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो रुपया जमा करने का प्रावधान है यह संबंधित कार्यालय में ही जमा किया जाए। उसका इसलिए ऐसा बनाया गया सर कि कोई भी धनराशि रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से नहीं भेजा जा सकता, और धनराशि जब भी भेजी जा सकती है तो वह संबंधित इंश्योर्ड हो। और थोड़ा सा और स्पष्टता अगर करें तो आरटीआई लगाते समय 10 रुपए का नोट उसके साथ न भेजें। बिल्कुल सर, सही यही ना? बिल्कुल सर, इसलिए कुल मिलाकर आरटीआई लगाते समय आप संबंधित कार्यालय में जाएं और 10 रुपए दें और उसकी रसीद लें। सर ये सबसे बड़ा जो है कंफ्यूजन कभी कभी हमारे पास भी आता है कि 10 रुपए का नोट लगाकर जब लेकर आते हैं तो उसको स्वीकार करने के बजाय और 10 रुपए का नोट लगा हुआ मेरे पास चला आता है। तो फिर ऐसे मामलों में चूंकि मेरे पास आता है तो मैं सुनवाई करता ही हूँ। स्पष्ट रूप से ये कहें तो 10 रुपए कार्यालय में जमा करके उसकी रसीद अपने आरटीआई आवेदन के साथ लगा करके भेजे, तब वो स्वीकार्य होगा। बिल्कुल सर, इस पे मैं क्लियर कर दूं। हाँ। इसका मुख्य कारण क्या है कि पोस्टल विभाग में ये प्रावधान है कि रजिस्टर्ड केवल पत्र या ऐसी चीजें भेजी जा सकती है, और जब भी धनराशि भेजा जाएगा तो बीमा किया जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रावधान है, ये आवेदकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जन सूचना अधिकारी की हम बात करें, अगर जन सूचना अधिकारी उस धनराशि को निग्लेक्ट कर दे, वो कह सकता मुझे प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि आपका माध्यम रजिस्टर्ड था और रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से धनराशि नहीं भेजी जा सकती, तो आवेदक के लिए फिर यह स्टैंड कर पाना कि हमने धनराशि भेजी थी, इस्टेब्लिश कर पाना बड़ा मुश्किल है कि हमने धनराशि भेजी। बिल्कुल सर, इसलिए क्योंकि 10 रुपए का नोट निकाल कर वो जेब में भी रख सकता है और बोल देगा कि भैया आपने 10 रुपए तो भेजा ही नहीं, जो आपने लिखा है नोट उसके बारे में हमको कोई जानकारी। इस स्थिति में हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर पोस्टल ऑर्डर है, पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से भेजें, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भेजें या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजें। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में पहली बार जो धनराशि भेजा जाना होता है, चूंकि उनको संबंधित हेड का पता नहीं है, उस विभाग के खाते का पता नहीं है, तो जब ऑनलाइन हम आरटीआई करते हैं तो उसमें प्रावधान होता है, हम उस माध्यम से भेज सकते हैं। पैसा भेजा जाना है 10 रुपए। दूसरा शुल्क होता है अतिरिक्त शुल्क जिसे कहते हैं, जो हम आगे बात करेंगे। 7(3) क में इसका प्रावधान किया गया है, फिर 7(5) में इसका प्रावधान किया गया है कि अतिरिक्त शुल्क ये होता है कि जैसे किसी को छाया प्रति चाहिए
तो छाया प्रति के लिए ऑलरेडी जो सामान्य छाया प्रतियां हैं ₹2, तो इस पे आगे हम चर्चा करेंगे सर। तो 7(1) यही कहता है, अगर आपको 6(1) के तहत आवेदन प्राप्त हुआ तो 7(1) के तहत आप सूचना दें और सूचना यथाशीघ्र अधिकतम 30 दिन में दें। 7(1) फिर वही प्रावधान करता है कि अगर आपको अतिरिक्त शुल्क की अपेक्षा की जानी है तो यथाशीघ्र आप उसको भेजें, क्योंकि 30 दिनों में शुल्क प्राप्त कर सूचना दिया जाना है। 7(2) की हम धारा की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट धारा ये है कि जो अमूमन हर जगह नजरअंदाज कर दिया जाता है। 7(2) ये कहता है कि अगर कोई भी जन सूचना अधिकारी 30 दिवस में सूचना देने में असफल रहता है, अर्थात 30 दिनों में अगर शुल्क पर सूचना देना है अथवा उसको ऐसे ही सूचना दे देना है अतिरिक्त शुल्क के बिना, तो वो अगर असफल रहता है तो यह मान लिया जाएगा कि आपके अनुरोध को उसने अस्वीकार कर दिया। 30 दिनों में सूचना देने में असफल जन सूचना अधिकारी के लिए यह इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है, यह माना जाएगा कि आपके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इसीलिए सर 30 दिन बाद एक जो शब्द आया, 30 दिन बाद हम सीधे कंप्लेंट में लोग आ जाते हैं बिना प्रथम अपील के। इसी प्रावधान के अंतर्गत ही उन्होंने हमारे आवेदन को अस्वीकार कर दिया। अब हम 7(3) की क मैंने 2 इसमें सब सेक्शन है, 7(3) में सब सेक्शन के 2 भाग बनाए गए, 7(3) क और 7(3) ख। सबसे इंपॉर्टेंट जो क इसमें देखा जाए, 7(3) क पर हम बात करें, 7(3) क या 7(3) ए 3A की बात करें तो ये कहता है कि अगर आपको अतिरिक्त शुल्क अपेक्षित है तो सबसे पहले आप बिंदुवत संगणनाएं करेंगे, और जो संगणना करेंगे आप, यानी कि जैसे बिंदु 1 के सापेक्ष आपके इतनी सूचनाएं हैं, आपकी 72 पृष्ठ की है, बिंदु संख्या 2 के सापेक्ष आपने सारी संगणनाएं निकाली कि इसके संबंध में आपकी 13 पृष्ठ है, तो ये संगणनाएं भी आपको लिखनी होगी, बिंदुवत लिखनी होगी, और बिंदुवत लिखते हुए इसकी संसूचना जो है आवेदक को भेजेंगे। मैं पुनः एक बार इस पे क्लियर कर दूं, एक हम लोग पहले एपिसोड में वार्ता भी करी है कि अगर 30 दिन की काउंटिंग कैसे की जाएगी और कौन सा समय इस 30 दिन में निकाला जाएगा, क्योंकि अधिकतर हमने देखा आवेदकों को भी, जन सूचना अधिकारियों को भी देखा गया, वह ये मानते हैं कि 30 दिनों में उनसे शुल्क मांगे जाने का प्रावधान है। सर ऐसा नहीं है, शुल्क मांगे जाने का केवल प्रावधान नहीं है, शुल्क प्राप्त करके सूचना उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। और इसमें यह कहा गया कि जिस दिन आवेदन प्राप्त होता है उस दिन से आपकी गणना शुरू होगी, और अगर अतिरिक्त शुल्क की मांग की जानी है तो आप जो पत्र संदाय माने शुल्क मांगने के लिए प्रेषित करेंगे, तो प्रेषित किए जाने की तिथि तक गणनाएं की जाएगी, और प्रेषण तिथि के उपरांत से उस गणना को रोक दिया जाएगा। जब वह व्यक्ति आवेदक शुल्क जमा कर देता है उस दिन से फिर गणना शुरू होगी। इस बीच के समयावधि अर्थात प्रेषण की तिथि और शुल्क जमा किए जाने की तिथि को अपवर्जित कर दिया जाएगा 30 दिन यानी में। इन दिनों को मान लीजिए 10 दिन 15 दिन है, उसको 30 दिन के में से घटा दिया जाएगा और फिर आगे गणनाएं शुरू होगी 30 दिन में। अच्छा, अब दूसरा बीच में एक शब्द का इस्तेमाल किया, संदाय। ये दरअसल तकनीकी वर्ड है सर, तो इसका थोड़ा अर्थ जो है दर्शकों के लिए शुल्क संदाय का तात्पर्य है, स्पष्ट करिए सर, कि जैसे किसी भी हमें अतिरिक्त शुल्क की अपेक्षित है जिसके बदले हमें शुल्क पर ही सूचना देनी है, अर्थात शुल्क लेकर ही सूचना देनी है। संदाय शब्द का यहाँ लीगल महत्व है। 7(3) ख ये अपेक्षित करता और एक कहता है कि अगर आपको अतिरिक्त शुल्क लेनी है तो 3 चीजें बाध्यता इसमें करती है सर। सबसे पहली चीज बाध्यता है जो हमने 7(3) क में बात की कि आप संगणनाएं करेंगे, और संगणनाएं आपका बिंदुवत होगा, कितने पृष्ठ इतने रुपए के हिसाब से। दूसरा चीज इसमें बिंदु इसमें करना है कि आपको यह भी बताना है कि अगर आप उसके द्वारा मांगे गए शुल्क से, अगर आपको लगता है उन्होंने ज्यादा मांगी है या आपको लगता है इतनी नहीं है, या कभी कभी हमने देखा है कि A4 साइज के पेपर के लिए 3 रुपए की शुल्क मांगी जाती है, तो जबकि यह गलत है, वो तो निर्धारित है एक्ट में 2 रुपए ही डिमांड किया जाएगा। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो इसलिए कहा गया है आप अपने प्रथम अपीली अधिकारी का विवरण और उसके साथ कितने दिनों के अंदर आवेदक प्रथम अपील कर सकता है, 30 दिन तो प्रावधानित है, तो उस दिन की गणना आप बताएंगे। और उसके साथ एक चीज बहुत अच्छा शब्द इसमें आया गया है कि जो आवेदक का पुनर्विलोकन का अधिकार है, ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है कि वह पुनर्विलोकन के लिए क्या भी आपके समक्ष आ सकता है, किस अधिकारी का, इस अधिकार के संबंध में भी आप उसको लिख के पूरी सूचना भेजेंगे। केवल ये नहीं कि आपसे मुझे इतने बिंदु की इतनी रुपए चाहिए, ये गलत है। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।